अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्कूल्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का असिस्टेंट मेजर इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर डिस्कस करेंगे। 16 फरवरी 2021 को ये पेपर कंडक्ट हुआ है। तो गाइस, इस कंप्लीट पेपर को हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे जो नई आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी अपडेट्स आपको टाइम पर मिल सकें। तो गाइज़, अगर आप पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के असिस्टेंट मेजर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की तैयारी करना चाहते हैं तो तमाम पास पेपर हमारे यूट्यूब चैनल और हमारी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं। वहाँ से भी जाके आप वहाँ पे पुराने पास पेपर को देख सकते हैं। तो गाइज़, आज हम असिस्टेंट मेजर इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर 16 फरवरी 2021 को ये कंडक्ट हुआ है, इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़, ये शिफ्ट 2 का ये पेपर है, शिफ्ट 02। तो सेकंड शिफ्ट 02 का ये पेपर है। तो कैरियर 1727 के थ्रू ये पेपर कंडक्ट हुआ है। तो गाइस, इसमें जो हमारे पास जो आज का टोटल जो एमसीक्यूज हैं वो 40 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन का ईच क्वेश्चन हैविंग द एक क्वेश्चन के तकरीबन 5 मार्क्स होते हैं और टोटल नेगेटिव मार्किंग इस पेपर के अंदर होती है और 1 मार्क आप पर डिडक्ट हो जाता है तो रॉन्ग आंसर के ऊपर। तो गाइस, टोटल 200 मार्क्स हैं। तो 50 मिनट का टाइम अलाउड होता है। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, एडिशन ऑफ ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी टू द सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी की वजह से क्या होता है, टू क्रिएटेड मेनी होल्स। ऑप्शन बी में कहता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन सी में कहता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन डी में कहता है बाउंड इलेक्ट्रॉन। तो एडिशन ऑफ ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी टू अ सेमीकंडक्टर क्रिएटेड मेनी फ्री होल्स। तो गाइस, इसमें राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर है, क्रिएटेड मेनी फ्री होल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द डोपिंग लेवल इन ज़ीनर डायोड इज डैश दैट ऑफ द क्रिस्टल डायोड। तो ज़ीनर डायोड को जो डोपिंग लेवल होता है वो क्रिस्टल डायोड के मुकाबले में सेम होता है या फिर इससे ज़्यादा होता है या फिर इससे कम होता है। ऑप्शन ए में कहता है सेम हैज़ देन दैट ऑफ क्रिस्टल डायोड, लेस देन दैट ऑफ क्रिस्टल डायोड। ऑप्शन नंबर सी में कहता है मोर देन दैट ऑफ क्रिस्टल डायोड। ऑप्शन डी में या नन ऑफ द अबव। तो गाइस, इसमें हमारा राइट आंसर बनता है द डोपिंग लेवल ऑफ ज़ीनर डायोड इज मोर देन दैट ऑफ क्रिस्टल डायोड। तो गाइस, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो जो VCE की जो वैल्यू है, जो ट्रांजिस्टर का कर्व बनता है, तो VCE की जो वैल्यू है इमीटर कलेक्टर टू इमीटर जो वोल्टेज बनती है हमारे पास VCE, उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, वो रिमेन सेम रहेगी या फिर इंक्रीज हो जाएगी या फिर डिक्रीज हो जाएगी या फिर इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। तो गाइज, जब भी हम टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो VCE जो है जो हमारे पास इमीटर टू कलेक्टर वोल्टेज जो VCE है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी हमारा राइट आंसर बनता है। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 विच पावर एम्पलीफायर कैन डिलीवर द मैक्सिमम पावर टू द लोड। तो पावर एम्पलीफायर के बारे में गाइस मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, उसकी एफिशिएंसी कितने डिग्री पे वो कंडक्ट करते हैं। पावर एम्पलीफायर डिफरेंट टाइप्स हैं, इनकी कैटेगरीज हैं। तो गाइस, जो पावर एम्पलीफायर कौन सा इनमें से ऐसा पावर एम्पलीफायर जो मैक्सिमम पावर डिलीवर करता है, कैन डिलीवर द मैक्सिमम पावर टू द लोड। क्लास ए, क्लास बी। गाइस, जो सबसे ज़्यादा हमारे पास एफिशिएंट एम्पलीफायर जिसकी सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होती है वो गाइस वो क्लास सी एम्पलीफायर है। तो जो मैक्सिमम पावर डिलीवर करेगा वो भी क्लास सी एम्पलीफायर होगा। तो इसमें राइट आंसर हमारा जो आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी, क्लास सी एम्पलीफायर कैन डिलीवर मैक्सिमम पावर टू द लोड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ड्राइवर सर्किट इज यूज फॉर विच क्लास एम्पलीफायर। तो गाइस, ड्राइवर सर्किट के बारे में पूछा कि कौन से क्लास ऑफ एम्पलीफायर में यूज होता है, क्लास ए एम्पलीफायर, क्लास बी एम्पलीफायर, क्लास सी एम्पलीफायर या फिर पुश पुल एम्पलीफायर। तो गाइस, ड्राइवर सर्किट के बारे में उसने ये क्वेश्चन किया है। तो इस क्वेश्चन को गाइस आपने खुद भी देख लेना है। मेरे ख्याल से इसमें जो राइट आंसर बनता है क्लास डी पुश पुल एम्पलीफायर, इसका इस तरह का इसका आंसर बन जाएगा। तो इसका आंसर यहाँ गिवन तो नहीं है, तो गाइस इसको आपने खुद भी सर्च करना है और हमें कमेंट में भी बताना है कि इसका क्या आंसर बनेगा। तो मेरे ख्याल से तो इसमें डी बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इफ द गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज नॉट फ्लैट। गेन वर्सेस जो फ्रीक्वेंसी कर्व होता है वो ट्रांजिस्टर का वो फ्लैट अगर नहीं है, अगर वो फ्लैट नहीं है तो देन द डिस्टॉर्शन, तो इसका वजह से अगर गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व अगर फ्लैट नहीं है तो इसकी वजह से डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस होती है। देयर डिस्टॉर्शन, तो डिस्टॉर्शन होगी यानी एम्पलीट्यूड के अंदर होगी, इंटरमॉड्यूलेशन के अंदर होगी, फ्रीक्वेंसी के अंदर होगी या फिर किसके अंदर होगी। तो गाइस, इसमें जो हमारा राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी, तो द गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी कर्व ट्रांजिस्टर
एम्पलीफायर इज नॉट फ्लैट देन द डिस्टॉर्शन विल बी इन फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी के अंदर हमारे पास डिस्टॉर्शन होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें गाइस राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 विच ट्रांजिस्टर इज यूनिपोलर। गाइस ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। तो फर्स्ट ऑप्शन है FET, सेकंड ऑप्शन है BJT। तो गाइस जो हमारे पास फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो होता है FET ये यूनिपोलर डिवाइस है, और जो हमारे पास जो है BJT ये बाईपोलर डिवाइस है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए, FET इज अ यूनिपोलर डिवाइस। तो नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं बोथ। तो गाइस में राइट आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, द वोल्टेज गेन ऑफ इमिटर एम्पलीफायर। तो गाइस इमिटर एम्पलीफायर का जो इमिटर फॉलोअर बेसिकली द वोल्टेज गेन ऑफ इमिटर फॉलोअर इज लेस देन 1, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 या नन ऑफ द अबव। तो कॉमन कलेक्टर को हम इसको इमिटर फॉलोअर भी कहा जाता है, कॉमन इमिटर एम्पलीफायर को जो इमिटर फॉलोअर भी कहा जाता है। तो इसका जो वोल्टेज गेन होता है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द 1 की इक्वल होता है। तो इमिटर फॉलोअर जो होता है वो उसका वोल्टेज गेन जो होता है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द 1। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन में हमारा राइट आंसर बनता है। तो जो वोल्टेज गेन बन जाएगा वी आउट बाई वी इन, जो गेन हमारा बनता है वो इक्वल टू 1 की यूनिटी के इक्वल बनता है। तो गाइज नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, अभी इसकी डिस्क्रिप्शन भी देख रहे हैं इस क्वेश्चन की। द कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर इज आल्सो नोन एज इमिटर फॉरवर्ड। द आउटपुट ऑफ द कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर विल बी इन फेज विल बी इनपुट वोल्टेज। तो कॉमन कलेक्टर में इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज की इक्वल ही रहती है, सेम रहती है, कोई डिफरेंस नहीं होता फेज के अंदर। ये सिर्फ इमिटर एम्पलीफायर के अंदर होता है, कॉमन इमिटर में, बाकी सब एम्पलीफायर में ये सेम रहता है। मेकिंग द कॉमन कलेक्टर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट द करंट गेन ऑफ द कॉमन एम्पलीफायर विल बी बीटा विल बी +1। तो ये +1 के इक्वल होता है। तो गाइज ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर PMOS FET विच द फॉलोइंग नॉट ट्रू। PMOS मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर जो PMOS FET उसके कौन सी स्टेटमेंट जो उसके बारे में ये ट्रू नहीं है। तो ऑप्शन ए में जो स्टेटमेंट है द सोर्स एंड ड्रेन इज P टाइप सेमीकंडक्टर। तो गाइस ये ट्रू हो सकता है नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं बी में, इंड्यूस चैनल इज पॉजिटिव रीजन इंड्यूस बाय अप्लाइंग द पॉजिटिव वोल्टेज। ये मेरे ख्याल जो ये स्टेटमेंट है ये बेसिकली ये ट्रू नहीं है, ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन को भी देख लेते हैं, दिस सबस्ट्रेट इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। गाइस ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो सकती है। तो ऑप्शन डी में कहता है कोई ऑप्शन नहीं है। तो गाइस इसमें जो राइट हमारा आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी, इंड्यूस चैनल P टाइप रीजन इंड्यूस्ड बाय द अप्लाइंग द पॉजिटिव गेट टू द पोटेंशियल। तो ऑप्शन बी जो इसमें ये ट्रू नहीं है फॉर द PMOS FET के लिए। तो गाइज ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन थायरिस्टर dV/dt प्रोटेक्शन इज अचीव्ड बाय कनेक्टिंग RC RL या फिर L या इनमें से कोई ऑप्शन नहीं। तो गाइज काफ़ी इजी क्वेश्चन है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में ये क्वेश्चन है, इंतहाई इजी क्वेश्चन है ये। तो जो हमारे पास dV/d प्रोटेक्शन dV/dt प्रोटेक्शन जो बेसिकली इसको हम थायरिस्टर के इसको कैसे इसको अचीव करते हैं, इस प्रोटेक्शन को कैसे हम अचीव करते हैं, अचीव बाय कनेक्टिंग द RC अक्रॉस द थायरिस्टर। तो गाइस RC सर्किट होता है जिसे हम स्नबर सर्किट भी कहते हैं, थायरिस्टर के अक्रॉस ऐसे के अक्रॉस इसे पैरेलल के अंदर हम कनेक्ट करके इसको अचीव कर लेते हैं dV/dt। इस तरह dI/dt के बारे में भी कई बार ये AM इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर में क्वेश्चन आ चुके हैं। dI/dt के लिए हम इंडक्टर को सीरीज के अंदर कनेक्ट करते हैं, लेकिन dV/dt के लिए हम RC सर्किट, इस RC सर्किट को सम टाइम इसे स्नबर सर्किट भी कहा जाता है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, थर्मिस्टर हैज अ नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। गाइस ये आपको पता होगा थर्मिस्टर जो होता है इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी और यूज्ड इन थर्मोमीटर। जब भी हम इसको थर्मोमीटर के अंदर यूज करेंगे तो ये कह रहा है कि थर्मिस्टर जो है उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी है वो नेगेटिव है। तो आर यूज इसको आगे कह रहा है नेक्स्ट स्टेटमेंट में कहता है आर यूज इन थर्मोमीटर। अगर उसको थर्मोमीटर के अंदर इसको यूज किया जाए थर्मिस्टर को तो ये किस तरह बिहेव करेगा। एक्ट हैज अ सेमीकंडक्टर लिक्विड। ऑप्शन बी में कहता है एक्ट हैज अ सॉलिड सेमीकंडक्टर। तो गाइस ऑप्शन नंबर सी में कहता है कि इंसुलेटर के तौर पर बिहेव करेगा। ऑप्शन डी में कहता है कंडक्टर के तौर में बिहेव करेगा। तो ये किस तरह बिहेव करेगा इस बारे में ये पूछा जा रहा है। तो गाइस इसमें हमारा जो राइट आंसर बनता है मेरे ख्याल से जो इसमें राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, एक्ट एज सेमीकंडक्टर लिक्विड मेरे ख्याल से ये बिहेव करेगा। लेकिन इस क्वेश्चन को गाइस आपने भी इसका देख लेना है। मेरे ख्याल से जो राइट आंसर बनता है इट एक्ट एज सेमीकंडक्टर लिक्विड। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, IGBT इन बेसिस इंसुलेटेड गेट बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर BJT बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बोथ आर पोजेसिव। तो ये किस चीज़ को पोजेस करते हैं। ऑप्शन ए में कहता है लो ऑन स्टेट पावर लॉस। ऑप्शन बी में हाई ऑन स्टेट पावर लॉस। ऑप्शन सी में कहता है लो स्विचिंग लॉस।
ऑप्शन डी में कहता है हाई इनपुट लॉस। तो गाइस इसमें हमारा जो राइट आंसर बनता है, जो अप्रोप्रिएट राइट आंसर बनता है, लो बोथ IGBTN बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर पोजेसेस लो ऑन स्टेट पावर लॉस। तो ये दोनों जो होते हैं बेसिकली लो ऑन स्टेट पावर लॉस होता है इनका, पोजेस करते हैं, इस प्रॉपर्टी को ये पोजेस करते हैं। तो गाइस ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा राइट आंसर है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, अ लैग कंपनसेशन लीड्स टू। तो लैग एडिशन ऑफ जीरो इन सिस्टम गिव द लैग कंपनसेशन लीड्स टू। ऑप्शन ए में कहता है इंक्रीज द बैंडविड्थ, ऑप्शन बी में कहता है एटेन्यूएशन, ऑप्शन सी में कहता है इंक्रीजिंग द डैम्पिंग फैक्टर। तो गाइस जो हमारे पास लीड कंपनसेशन होती है उसके अंदर हमारे पास जो बैंडविड्थ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। तो इस लीड लैग कंपनसेशन के बारे में हमारे पास ये क्वेश्चन है, ये लीड टू द एटेन्यूएशन। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी, लीड लैग कंपनसेशन लीड टू द एटेन्यूएशन, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो है 14 नंबर क्वेश्चन है, फॉर फिल्टरिंग पर्पज लीड कंपनसेटर एंड लैग कंपनसेटर आर रिस्पेक्टिवली यूज। तो कह रहा है कि फिल्टरिंग का हम यूज करते हैं, फिल्टरिंग के लिए लीड कंपनसेटर और सम टाइम हम लीड कंपनसेटर और लैग कंपनसेटर को यूज़ करते हैं। तो ये किस तरह बिहेव करते हैं रिस्पेक्टिवली, इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। और रिस्पेक्टिवली ऑप्शन ए में कहता है हाई पास फिल्टर, ऑप्शन ए में कह रहा है हाई पास फिल्टर, ऑप्शन बी में कहता है जी हाई पास एंड लो पास फिल्टर, लो पास फिल्टर, लो पास एंड हाई पास फिल्टर। तो गाइस जो हमारे पास लीड कंपनसेटर होता है, जब फिल्टरिंग प्रोसेस के लिए अगर हम यूज़ करें तो ये हाई पास फिल्टर के तौर पर बिहेव करता है। इसी तरह जो लैग कंपनसेटर होता है ये लो पास फिल्टर के तौर पर बिहेव करता है फॉर फिल्टरिंग पर्पज। ठीक है, जो गाइस नेक्स्ट आंसर बनता है जो लीड कंपनसेशन का उसने पहले क्या है, तो हाई पास एंड लो पास फिल्टर। तो इसमें हमारा जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाई पास एंड लो पास फिल्टर, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है अ क्लोज लूप सिस्टम्स हैज़ मोर डैश एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द ओपन लूप सिस्टम फॉर स्पीड ऑफ रिस्पांस। तो गाइस स्पीड ऑफ रिस्पांस के बारे में उसने पूछा है, क्लोज सिस्टम की कौन सी इसमें से जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू द ओपन लूप सिस्टम के मुकाबले में। तो गाइस इसमें ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए में कहता है बैंडविड्थ, गेन, फ्रीक्वेंसी, या फिर इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आपने भी देखना है। मेरे ख्याल से इसमें जो राइट आंसर बनता है क्लोज लूप सिस्टम हैज़ मोर बैंडविड्थ हैज़ कम्पेयर टू द ओपन लूप सिस्टम फॉर स्पीड ऑफ रिस्पांस। जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतना स्पीड ऑफ रिस्पांस उसका ज़्यादा होगा। तो गाइज ऑप्शन नंबर ए इसमें मेरे ख्याल से राइट आंसर बनता है। तो आपने भी इस क्वेश्चन को गाइज देख लेना है, कंफर्म कर लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन 16 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लम्प्ड एलिमेंट इन अ ट्रांसमिशन लाइन सर्किट। तो ट्रांसमिशन लाइन सर्किट के अंदर मेरे ख्याल से जो सीरीज रेजिस्टेंस और इसी तरह पैरेलल के अंदर हमारे पास कंडक्टेंस होती है, जी से जी कहा जाता है, और कंडक्टेंस भी उसके बाद इसके अलावा हमारे पास जो इंडक्टेंस भी होती है इसमें, ये मैं देख लूँगा लेकिन सर्किट थोड़ा देखना पड़ेगा, काफ़ी अर्से के बाद मैं ये कर रहा हूँ। तो लेकिन इसमें ये कन्फर्म है कि इसके अंदर जो इंडक्टेंस भी प्रेजेंट होती है, रेजिस्टेंस भी होती है, ये बहुत दोनों होते हैं। लेकिन जो इसके अंदर कौन सा लम्प्ड एलिमेंट नहीं होता, गाइस इसका ऑप्शन नंबर नेक्स्ट ऑप्शन है डी। तो ट्रांजिस्टर इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होता, ये बात कन्फर्म है गाइस। तो इस ट्रांसमिशन लाइन के अंदर हम ट्रांजिस्टर को यूज़ नहीं करते। तो इसमें राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी, तो नॉट अ लम्प्ड एलिमेंट। तो इसमें गाइस ट्रांजिस्टर इज अ राइट आंसर, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन द डिस्टेंस बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द स्टैंडिंग वेव। तो स्टैंडिंग वेव रेशियो VSWR जो कहते हैं इसे VSWR वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो। तो इसी किसकी होती है, रेशियो ऑफ द मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय द मिनिमम वोल्टेज, V पॉजिटिव डिवाइडेड बाय द V नेगेटिव, V पॉजिटिव डिवाइडेड बाय V नेगेटिव, रेशियो ऑफ द मैक्सिमम वोल्टेज टू द मिनिमम वोल्टेज, V पॉजिटिव डिवाइडेड बाय द V नेगेटिव। तो गाइस तो मैक्सिमम इसमें जो रेशियो होती है स्टैंडिंग वेव की λ/2 होती है, λ/4 होती है, या फिर लैम्डा की इक्वल होती है, या फिर 2 लैम्डा की इक्वल होती है। तो उसमें गाइस हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर जो बनता है ऑप्शन नंबर ए, λ/4। डिस्टेंस बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द स्टैंडिंग वेव इज λ/4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉइज हैज सेम स्पेक्ट्रल डेंसिटी। तो इनमें से कौन सी ऐसी नॉइज है जो जिसकी स्पेक्ट्रल डेंसिटी सेम है, वाइट नॉइज, ब्राउन नॉइज, वाइट नॉइज एंड ब्राउन नॉइज, या फिर इसमें कोई ऑप्शन नहीं है।
तो गाइस इस क्वेश्चन को आपने खुद भी कंफर्म कर लेना है। मेरे ख्याल से जो इसमें राइट आंसर बनता ऑप्शन नंबर सी, वाइट नाउज एंड ब्राउन नॉइज हैज सेम स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी। इस क्वेश्चन को आपने खुद भी कंफर्म कर लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन आज का हमारा, विच मोटर हैज बेटर रेगुलेशन। तो ये कुछ मोटर गिवन है, ये शंट मोटर, सीरीज मोटर, बोथ, या फिर इसमें कोई मोटर नहीं है। तो इसमें हमारा जो गाइस राइट आंसर बनता है, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर है शंट मोटर। शंट मोटर हैज़ बेटर रेगुलेशन एज कम्पेयर टू द सीरीज मोटर। तो शंट मोटर की जो रेगुलेशन होती है काफ़ी बेहतर होती है एज कम्पेयर टू द सीरीज मोटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 20, a TTL gate may be operate inadvertently has an digital amplifier, has an analog amplifier। ऑप्शन सी में कहता है इन्वर्टर, ऑप्शन डी में कहता है रेगुलेटर। तो गाइस इसमें TTL जो हमारे पास जो गेट होता है कैन बी ऑपरेट इन्वर्टेंटली हैज़ एन इन्वर्टर। तो गाइस ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर बनता है। इसको हम ऑपरेट हैज़ एन इन्वर्टर के तौर पे से ऑपरेट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। गाइस सॉरी, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर बनता है। तो उसमें आपको मिस्टेक हो गई है थोड़ी। तो गाइस इसमें जो राइट आंसर बनता है हमारे पास जो वो ऑप्शन नंबर हमारे पास जो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर बनता है एनालॉग एम्पलीफायर। उसको हम एनालॉग एम्पलीफायर के तौर पर यूज़ करते हैं। तो गाइस इसको ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट ऑप्शन। तो बी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट है। तो ये इन्वर्टर वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है। तो TTL गेट को हम जो ऑपरेट करते हैं तो एज एन एनालॉग एम्पलीफायर। तो क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। तो द पोल्स आर लेइंग इन द इमेजिनरी एक्सिस इन एस प्लेन। पोल्स को अगर एस प्लेन जो हमारे पास जी ओमेगा एक्सिस जो बन जाता है, एस प्लेन जो है, पोल्स अगर इमेजिनरी हमारे एक्सिस के ऊपर आ रहे हैं अगर हमारे पास इस तरह, तो गाइज तो सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल होगा, मार्जिनली स्टेबल होगा, स्टेबल होगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, या ना इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। तो गाइज वो सिस्टम मार्जिनली स्टेबल होगा। इस टाइप ऑफ सिस्टम को हम मार्जिनली स्टेबल करते हैं। सिर्फ पोल्स की बात की, उसने जीरो की बात ही नहीं की इस जगह पे। इस क्वेश्चन में सिर्फ उसने पोल्स की बात की। पोल्स अगर सिर्फ इमेजिनरी एक्सिस पर आ जाए तो वो सिस्टम मार्जिनली अनस्टेबल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मार्जिनली स्टेबल। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, डेम्प्ड साइनोसाइड्स। डेम्प्ड साइनोसाइड के बारे में पूछ रहा है वो। डेम्प्ड साइनोसाइड ये क्या होते हैं, डेम्प्ड साइनोसाइड्स। तो ऑप्शन ए में कहता है साइनोसाइड सिग्नल्स मल्टीप्लाइड बाय द ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल्स। ऑप्शन बी में साइनोसाइड सिग्नल्स डिवाइडेड बाय द ग्रोइंग एक्सपोनेंशियल्स। ऑप्शन सी में कहता है साइनोसाइड सिग्नल्स मल्टीप्लाइड बाय द डिकेइंग एक्सपोनेंशियल्स। ऑप्शन डी में कहता है साइनोसाइड सिग्नल्स डिवाइडेड बाय डिकेइंग एक्सपोनेंशियल। तो गाइस इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारा जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर सी, साइनोसाइड सिग्नल्स मल्टीप्लाइड बाय द डिकेइंग एक्सपोनेंशियल्स। तो गाइस ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है इसमें करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, द इंस्ट्रक्शन विच आफ्टर द एक्सिक्यूशन कंट्रोल ट्रांसफर टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन है उसके बाद जो एक्सिक्यूशन कंट्रोल जो होता है वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ ट्रांसफर हो जाता है। इस टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं, इन द सीक्वेंस रिकॉर्ड। इस टाइप के दूसरे सीक्वेंस इंस्ट्रक्शन होता है इसको हम क्या कहते हैं, ऑप्शन है सीक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो इंस्ट्रक्शन, कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, सीक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो इन कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन, या इसमें से कोई ऑप्शन नहीं है। तो गाइज इस तरह का जो इसका जो राइट आंसर बनता है माइक्रो प्रोसेसर में से ये क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग में से। तो गाइज इसमें हमारा जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए, सीक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन नंबर ए सीक्वेंशियल कंट्रोल फ्लो इंस्ट्रक्शन इनको कहा जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, इन पॉप इंस्ट्रक्शन। ये भी माइक्रो प्रोसेसर में क्वेश्चन है। माइक्रो प्रोसेसर में से ये क्वेश्चन गाइड दिया गया है, उसके बारे में पूछा है। जो पॉप इंस्ट्रक्शन होती है उसमें ईच एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन द स्टैक पॉइंटर। तो जो पॉप इंस्ट्रक्शन में जब आफ्टर ईच एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन द स्टैक पॉइंटर इज। तो गाइज इसमें हमारा जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर इंक्रीमेंटेड बाय 1, डिक्रीमेंटेड बाय 2, या फिर इंक्रीमेंटेड बाय 2, डिक्रीमेंटेड बाय 2। तो गाइज इसमें हमारा जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन जो हमारा इसमें राइट आंसर बनेगा जब पॉप इंस्ट्रक्शन होगी तो उसमें हम ये जो स्टैक पॉइंटर होगा वो इंक्रीमेंटेड बाय 2 होगा। ऑप्शन नंबर सी इंक्रीमेंटेड बाय 2। तो ये 2 से इंक्रीमेंट कर जाएगा स्टैक पॉइंटर जो है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। तो इस तरह अगर पुश इंस्ट्रक्शन की बात की जाए वो उसमें डिक्रीमेंट होगा।
डिक्रीमेंटेड बाई 2 होगा। पुश इंस्ट्रक्शन में डिक्रीमेंटेड बाई 2 और पॉप इंस्ट्रक्शन में इंक्रीमेंटेड बाई 2 होगा। तो गाइज ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा राइट आंसर बनता है। इन पॉप इंस्ट्रक्शन ही आफ्टर एग्जीक्यूशन इफ ईच स्टैक पॉइंटर इज इंक्रीमेंटेड बाई 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सुपर हेटेरोडाइन प्रिंसिपल प्रोवाइड द सेलेक्टिविटी एट डैश स्टेज। तो सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर सेलेक्टिविटी प्रोवाइड करता है कौन से स्टेट के ऊपर? आर एफ रेडियो फ्रिक्वेंसी स्टेट, आई एफ इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी स्टेट, ऑडियो स्टेज या बिफोर द रेडियो फ्रिक्वेंसी स्टेज या फिर इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो गाइज ये इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी स्टेट जो होती है इसे आई एफ कहा जाता है, उसके अंदर ये सुपर हेटेरोडाइन होता है, वो प्रोवाइड सेलेक्टिविटी वहाँ से हम सेलेक्टिविटी को चेंज वगैरह कर सकते हैं। तो वहाँ पे जाके हम सेलेक्टिविटी स्टेज आएगा, फिर इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी स्टेज। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, इंटरमीडिएट फ्रिक्वेंसी स्टेज। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, पुश ऑपरेशन डैश द स्टैक ऑपरेशन। फिर अभी मैंने आपको बताया था जब पुश ऑपरेशन होगा, पुश ऑपरेशन, तो जो स्टैक जो होगा बेसिकली पुश ऑपरेशन के अंदर वो डिक्रीमेंटेड बाय द 2। तो ये डिक्रीमेंटेड बाय 2, डिक्रीमेंट होगा 2 से, डिक्रीमेंटेड बाय 2। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। तो गाइज 26 नंबर क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीमेंटेड बाय 2। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, डिक्रीमेंटेड बाय 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 to 4 क्वेश्चन थे माइक्रो प्रोसेसर में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज ये फेस इन द इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर सर्किट आर रिस्पेक्टिवली। तो इंटीग्रेटर के ऑपरेशन ओपीएम इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर में से ये क्वेश्चन है, जो फेस होता है इसमें वो कितनी डिग्री होता है रिस्पेक्टिवली। तो ऑप्शन ए में कहता है +90 टू +90 डिग्रीज, -90 डिग्री टू -90, -90 टू +90 डिग्री, +98 -90 डिग्री। तो इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर दोनों की ये बात कर रहा है। तो गाइज इंटीग्रेटर का +90 डिग्री और डिफरेंशिएटर का -90 डिग्री। तो उसमें हमारा जो अप्रोप्रिएट राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी, +90 डिग्री एंड द -90 डिग्री। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन में कहता है द स्लोप ऑफ द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एट डिफरेंशिएटर। तो स्लोप जो उसका कर्व बनता है उसके बारे में ये पूछ रहा है, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस एट डिफरेंशिएटर वो क्या होता है? लीनियर विद नेगेटिव स्लोप, लीनियर विद पॉजिटिव स्लोप होता है, या फिर एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होता है, या फिर उसमें एक्सपोनेंशियली डिक्रीज और होता है। तो गाइज इस क्वेश्चन का हमारे पास जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लीनियर विद पॉजिटिव स्लोप। ऑप्शन बी लीनियर विद पॉजिटिव स्लोप, ये डिफरेंशिएटर की बात कर रहा है। तो इस तरह इंटीग्रेटर के लिए वो लीनियर विद नेगेटिव स्लोप होगा। तो ये इंटीग्रेटर के लिए अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन होता है। तो गाइज इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29, इफ द लेंथ ऑफ सिग्नल एक्स एफ एन, सिग्नल दिया गया उसकी लेंथ 5 है, वाई एफ एन की जो लेंथ है वो 7 है, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ एक्स एफ एन इंटू वाई एफ एन। तो गाइज ये कन्वोल्यूशन है, मेरे ख्याल से कन्वोल्यूशन के बारे में क्वेश्चन पूछा, ये एक्स एफ एन कन्वॉल्व द वाई एफ एन, तो इसमें जो लेंथ बन जाएगी ऑप्शन नंबर 5, 7, 11, 4। तो गाइज इस क्वेश्चन को आपने खुद इसका आंसर को सर्च करना है, तो कमेंट में अंदर आपने हमें इसका आंसर भी बताना है। तो इसमें मेरे ख्याल से जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर बी। तो आप इसका देख भी सकते हैं, इसका 11 नंबर भी ऑप्शन हो सकता है, इसको आपने कंफर्म कर लेना है, खुद भी कंफर्म कर लेना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज क्वेश्चन नंबर 30, द ऑड कंपोनेंट ऑफ सिग्नल। हमें एक सिग्नल दिया कि टी इज इक्वल टू ई पावर जे टी। ई पावर जे टी इज ऑप्शन ए में बात कर रहा है साइन ऑफ टी, ऑड कंपोनेंट के बारे में उसने पूछा है, इवन के बारे में नहीं पूछा। तो साइन ऑफ टी, कॉज ऑफ टी, साइन हाइपरबोलिक टी, या फिर कॉज हाइपरबोलिक टी। तो गाइस इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट हमारा जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए, साइन ऑफ टी इज द ऑड कंपोनेंट ऑफ अ सिग्नल एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ई पावर जे टी। तो ऑप्शन ए इसमें हमारा राइट आंसर बनता है, साइन ऑफ टी। तो ये ऑड कंपोनेंट है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस बेसिकली गाइस क्वेश्चन है मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ऑप्शन से ले रहे हैं, ये कौन सी कन्फिग्रेशन है? कॉमन सोर्स कन्फिग्रेशन है, कॉमन गेट कन्फिग्रेशन है, या फिर कॉमन ड्रेन कन्फिग्रेशन है? तो गाइज ये मेरे ख्याल से कॉमन ड्रेन कन्फिग्रेशन इसमें राइट आंसर बनता है, ऑप्शन नंबर सी। तो ये कॉमन ड्रेन कन्फिग्रेशन बनती है, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर, कॉमन ड्रेन कन्फिग्रेशन। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, हमारे पास एक सिग्नल गिवन है, एक्स ऑफ इन सिग्नल ये गिवन है, इसको देख सकते हैं वैल्यूज को आप, और एक्स ऑफ -2 क्या होगा? एक्स इज इक्वल टू 2 पे इक्वल हो जाएगा।
एक्स एन इज इक्वल टू जो एक्स ऑफ एन जो होगा एन की जो वैल्यू आ जाएगी एन इज इक्वल टू द प्लस या टू आगे जाएगा या एन माइनस टू को जीरो के इक्वल पुट करेंगे एन जो है वो टू के इक्वल आ जाएगा। तो टू टाइम जब उसे शिफ्ट देंगे तो ये एन इज इक्वल टू हमारे पास टू आ जाएगा। तो गाइस इसमें जो हमारे पास अप्रोप्रिएट राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ई ये आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है 33 नंबर क्वेश्चन है गाइस। द मेन डिफरेंस बिटवीन रजिस्टर एंड काउंटर। रजिस्टर और काउंटर के अंदर मेन डिफरेंस क्या होता है? ऑप्शन ए रजिस्टर हैज़ नो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ स्टेट, काउंटर हैज़ नो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ स्टेट, रजिस्टर हैज़ कैपेबिलिटी टू स्टोर द वन बिट एंड इन्फॉर्मेशन but the counter has n bit। ऑप्शन डी में कहता है रजिस्टर एक्ट एज काउंट्स रजिस्टर काउंट्स द डेटा। तो गाइस जो रजिस्टर होता है ये बाइनरी सेल्स होते हैं, इसमें हम इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। तो काउंटर बेसिकली काउंटिंग के लिए यूज होता है। डिफरेंट किस्म के हम काउंटर बनाते हैं, सिंक्रोनस काउंटर, डाउन काउंटर, डिपेंड करता है डेकेड काउंटर जो काउंट करता है, काउंट डिफरेंट काउंटर होते हैं। तो गाइस इसमें जो डिफरेंस जो हमारे पास जो बनता है डिफरेंस बिटवीन रजिस्टर एंड काउंटर इज, तो इसमें हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए रजिस्टर हैज़ नो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ स्टेट। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा राइट आंसर है रजिस्टर हैज़ नो स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अ स्टेट। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा राइट आंसर है। तो गाइज पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के एम इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स पावर इलेक्ट्रॉनिक जितने भी टेस्ट हैं तमाम हमारे चैनल के ऊपर वीडियोज़ इनकी अवेलेबल हैं, पास पेपर अवेलेबल हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट के ऊपर भी जाके अपने पेपर्स को ऑनलाइन रीड कर सकते हैं। तो जिस स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा हमारा जो फेसबुक पेज है उसके ऊपर भी हमारी अपडेट्स आते हैं, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक करें। और हमारी वेबसाइट के ऊपर अगर आपको डिफरेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो हमारी वेबसाइट कामयाबinjinier.com पे जाके आप इन तमाम चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो इतनी थी। थैंक यू सो मच।